अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है और यहां पर ए से लेके जे तक जो डिफरेंट पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट की सूरत में यहां पर मेंशन किए गए हैं वो भी आपको इसी इमेज में लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं आपने बस ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो जस्ट आपने स्टेट करना है, आपने बस ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू वाली स्टेटमेंट्स हैं या फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वाली स्टेटमेंट से जो कि ए पार्ट में गिवन है। यहां पे लिखा हुआ है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको कहा जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होता है। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते किन ट्राइंगल्स को हैं। तो फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं यहां पर ट्राइंगल बना रहा हूं ये कि एक ट्राइंगल अगर आपके पास ऐसा आ जाए, जैसे मैंने एक ट्राइंगल यहां पर बनाया है कि उसकी तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी हो, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी। इस ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी हो गई या किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी हो गई तो उस ट्राइंगल को आप बोला करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहने का वो ये है कि उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होना लाजमी है। अब अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर लें तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाए जिसकी कोई सी भी दो साइड्स की लेंथ बस एक जैसी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड की लेंथ और ये वाली साइड की लेंथ एक जैसी हो जाए, तो अगर कोई सी भी दो साइड्स की लेंथ एक जैसी हो जाए तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोला करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इससे ये पता चला कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहने का वो ये है कि उसमें बस कोई सी भी दो साइड्स की लेंथ आपको इक्वल मिलनी चाहिए। तो अगर इन दोनों शेप्स का मिनिमम क्राइटेरिया मैच कर गया तो हम ये स्टेटमेंट के मुताबिक ये बात मान लेंगे, इसको ट्रू ही कहेंगे कि वाकई में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होता है। तो देखिए अगर आपने किसी को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहना है तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि उसके अंदर कोई सी दो साइड्स आपको ऐसे मिल जाएं जो कि इक्वल लेंथ की हों। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो मिल जाएंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है। तो अगर आप कोई सी भी दो साइड्स अगर पिक करें अपनी मर्जी से तो वो लाजमी एक जैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है किसी चीज को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहने का वो यही है कि कोई सी भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तीसरी चाहे कोई भी हो। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल को देखा जाए इसकी तो तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, तो कोई सी भी दो पिक कर लें तो वो लाजमी एक जैसी होंगी। यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल कहने का मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर भी। तो इसका मतलब ये बात ट्रू है कि वाकई में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो इसलिए आप ए वाली स्टेटमेंट के आगे मेंशन कर देंगे कि ये बात क्या है, ट्रू। तो ए पार्ट का आंसर आ गया ट्रू। अब हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट को। तो बी पार्ट में देखिए लिखा हुआ है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी पहली वाली स्टेटमेंट को उल्टा दी है। अब वो कह रहे हैं कि क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। पहले कहा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, जो कि मैंने बात बताई आपको वो ट्रू है। अब वो कह रहे हैं कि क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आप किसी को कहना चाहते हैं तो मिनिमम कंडीशन क्या है कि उसकी तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी हो, जबकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ किसी दो साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हर आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो सिर्फ दो साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, जबकि इक्विलेटरल किसी ट्राइंगल को कहना है तो उसमें तीनों साइड्स एक जैसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब बी वाली जो स्टेटमेंट है वो मुमकिन नहीं है, वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, वो बल्कि क्या है, वो है फॉल्स स्टेटमेंट। तो बी पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया फॉल्स।
अब हम स्टार्ट करते हैं सी पार्ट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पे लिखा हुआ है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। वो कह रहे हैं कि अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, यानी ऐसा ट्राइंगल हो जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी है, तो उसके अंदर जो रोटेशनल सिमेट्री मौजूद होती है वो ऑर्डर 3 की मौजूद होती है। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको दो कंसेप्ट समझना लाजमी है, जो मैं भी आपको समझाऊंगा कि रोटेशनल सिमेट्री किसको बोलते हैं और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका ऑर्डर जो हम निकाल रहे होते हैं रोटेशनल सिमेट्री में वो क्या चीज होती है। तो आइए पहले जल्दी से रोटेशनल सिमेट्री को समझते हैं और ये समझते हैं कि इस ऑर्डर से क्या मुराद ली जाती है। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर रोटेशनल सिमेट्री की जो हेडिंग है वो लिखी हुई नजर आ रही है। इसके नीचे इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन भी लिखी गई है। पहले हम रोटेशनल सिमेट्री को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री के अंदर जो ऑर्डर हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो क्या चीज होती है, तब हमारे लिए ये जो स्टेटमेंट है इसको ट्रू या फॉल्स कहना और भी आसान होगा। तो रोटेशनल सिमेट्री किसको बोलते हैं? तो रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई शेप हो और आप उस शेप को रोटेट करना शुरू करें अराउंड सम फिक्स पॉइंट या कह लें अराउंड इट्स सेंटर, और आप देखें कि कुछ रोटेशन करने के बाद वो शेप फिर से पहली जैसी बन गई है जैसे वो रोटेशन से पहले थी, तो आप कहेंगे कि इस शेप के अंदर रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। अब जो रोटेशनल सिमेट्री के अंदर हम ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो बेसिकली लिंक्ड होता है वन कंप्लीट रोटेशन के साथ। तो बेसिकली अगर आपने किसी भी चीज के अंदर रोटेशनल सिमेट्री चेक करनी हो तो आप अपनी शेप को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं और आप तब तक रोटेट करते रहते हैं जब तक कि वो 360 डिग्री का एंगल कवर ना कर ले, यानी एक कंप्लीट टर्न या आप कह ले वन फुल टर्न कवर ना कर ले। आप वन फुल टर्न को 360 डिग्री भी कह सकते हैं। तो इस 360 डिग्री रोटेशन के दौरान वो शेप जितनी दफा पहली जैसी बनती है, ओरिजिनल शेप जिस तरह वो पहले मौजूद होती है उस जैसी बनती है, वही उसका ऑर्डर कहलाती है। अब इस चीज को समझने के लिए यहां पर आपने इन दोनों एनिमेशंस को समझना है, एक इस एनिमेशन को और एक इस वाली एनिमेशन को। तो आप इस एनिमेशन में देखिए पहली वाली में, तो यहां पर एक एस लेटर लिखा हुआ है, ये इसकी ओरिजिनल आप कह लें शेप है, ये अपनी ओरिजिनल जो है साइज के अंदर ओरिजिनल ओरिएंटेशन के अंदर अभी मौजूद है और यहां पे ये कट लगा हुआ है। इसका मतलब है यहां से हम इसको रोटेट करना शुरू करेंगे। तो वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब होगा कि जब ये चीज रोटेट करते करते वापस इसी रेड पॉइंट के ऊपर आ जाए। तो इस पूरी कंप्लीट रोटेशन के दौरान ये जितनी दफा सेम बनेगी हम वो बोलेंगे कि वो इसका कहलाएगा ऑर्डर, और इस शेप को कहेंगे कि अगर इस 360 डिग्री के दौरान एक दफा या एक से ज्यादा दफा सेम बनता है तो हम कहेंगे कि इस शेप के अंदर रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। और अगर इस पूरी 360 डिग्री रोटेशन के दौरान ये एक दफा भी सेम ना बन पाया तो हम कहेंगे कि इस शेप में रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस एनिमेशन को जो है स्टार्ट करने लगा हूं, आपने इसको क्लोजली देखना है। तो देखिए अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूं। तो अब मैंने इसको स्टार्ट किया तो देखिए ये रोटेट होना शुरू हुई और यहां पर आके ये एक दफा सेम बनी इसलिए ऊपर 1 हो गया, और यहां पर जब ये पूरी 360 डिग्री कवर हुई जहां पे मैंने पहले भी रेड कलर का मार्क लगाया था, तो आप देखें कि ये दोबारा से ओरिजिनल शेप में ये एस वापस आ चुका है। तो इसका मतलब जब एक पूरी कंप्लीट रोटेशन की गई है तो उसमें 2 दफा ये शेप वापस एक जैसी बनी है। तो इसका मतलब इस शेप में रोटेशनल सिमेट्री तो है ही है, क्योंकि 360 डिग्री की रोटेशन के दौरान ये 2 दफा एक जैसी बनी है, वापस ओरिजिनल शेप जैसी बनी है। और दूसरी बात, क्योंकि 2 जैसी बनी है तो उसका ऑर्डर कितना है, वो है 2। अब आप इसी तरीके से इस दूसरी वाली जो आपके पास ये इमेज बनी हुई है इसको भी देख सकते हैं। अभी ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर मौजूद है। अब मैं इसकी एनिमेशन को प्ले करता हूं तो आप देखिएगा ये कितनी दफा 360 डिग्री रोटेशन के दौरान एक जैसे बनती है। तो आपने क्लोजली ऑब्जर्व करना है। तो देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया तो देखिए ये पहली दफा एक जैसी बनी, रोटेट करते करते ये दूसरी दफा एक जैसी बनी, और रोटेट करते करते ये तीसरी दफा एक जैसा बनी। तो जहां से रोटेशन स्टार्ट हुई थी वहीं पर आके आपने खत्म किया, तो 360 डिग्री की आपने पूरी टोटल रोटेशन करी या 1 कंप्लीट टर्न आपने बेसिकली चेक किया। तो 1 कंप्लीट टर्न के अंदर आपने नोटिस किया कि ये शेप 3 दफा वापस ओरिजिनल शेप जैसी बनती है। तो इसका मतलब इस शेप का जो ऑर्डर है वो 3 होगा, 3 होगा जितनी दफा ये शेप वापस ओरिजिनल जैसी बनी, और इस शेप को हम बोलेंगे कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। तो अगर आप किसी शेप को 1 कंप्लीट रोटेशन देते हैं और उसमें 1 कंप्लीट रोटेशन देते वक्त वो एक दफा भी सेम नहीं बन पाती, तो तब हम कहेंगे कि इसके अंदर तो रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं। तो अगर 360 डिग्री की रोटेशन करते वक्त वो एक या एक से ज्यादा दफा सेम बनती है तो तभी आप कहेंगे कि इस शेप में रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। तो अब आपको समझ आ गया होगा रोटेशनल सिमेट्री किसको बोलते हैं, ऑर्डर किसको बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस और देखते हैं कि क्या वाकई में उसका ऑर्डर 3 है कि नहीं है स्टेटमेंट के मुताबिक, तभी हम बता पाएंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए चलते हैं दूसरी स्क्रीन की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर यहां पर डिफरेंट फिगर्स जो हैं वो बनी हुई नजर आ रही हैं। इन फिगर में सबसे पहली फिगर देखें तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है
और इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तमाम साइड्स की जो लेंथ होती हैं वो भी एक जैसी होती हैं, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं तीनों के तीनों वो भी एक जैसे होते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को ही हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट के अंदर ये मेंशन था कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो उसका जो ऑर्डर होता है रोटेशनल सिमेट्री का वो हमेशा 3 होता है। अब हमने इसी बात को वेरीफाई करना है कि ऐसा होता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम स्टेटमेंट को ट्रू लिख देंगे, अदरवाइज इसको फॉल्स लिख देंगे। अब हमने ये समझना है पहले कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होने का मतलब क्या है। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को अराउंड इट्स सेंटर रोटेट करना शुरू करें और रोटेट करते जाएं जब तक कि यहां पर 360 डिग्री कवर ना हो जाए, यानी एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट ना हो जाए, तो अगर इस एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान ये 3 दफा अपनी इसी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा ये अभी दिख रहा है आपको रोटेशन से पहले, तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है। और अगर ये एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान यानी पूरे 360 डिग्री कवर करने के दौरान एक दफा आता है या 3 दफा से कम या ज्यादा आता है, तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 3 के अलावा है, 3 नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमें इस ट्रायंगल को रोटेट करना होगा, इसकी रोटेशन स्टार्ट करनी होगी और देखेंगे कि 360 डिग्री कवर करते तक ये कितनी दफा अपनी इसी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, या आप कह लें जैसा ये अभी दिख रहा है इस जैसा ही वापस बन जाता है। तो आइए इस एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत ध्यान से इस चीज को देखना है। तो अभी ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, मैं इसकी रोटेशन को स्टार्ट करने लगा हूं। तो देखिए मैं अब आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करते जा रहा हूं, ऊपर एंगल आपको नजर आ रहा है जो कि डिफरेंट कवर होता जा रहा है। तो अभी तक ये अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में, उसी ओरिजिनल शेप में जिसमें ये पहले दिख रहा था, रोटेशन से पहले नहीं आया। तो अगर मैं इस तरह रोटेट करता जाऊं तो अब जाकर आप देखें ये अपनी वापस पोजीशन में आ गया है। बिल्कुल हर चीज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई है, यानी अगर आप 120 डिग्री कवर करें तो ये जो ट्राइंगल था वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जिसमें ये पहले मौजूद था रोटेशन से वापस आ चुका है। यानी अभी तक 360 डिग्री रोटेशन से पहले पहले ये एक दफा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आया, तो अभी तक इसका ऑर्डर 1 काउंट होगा। तो जब तक 360 डिग्री कवर नहीं हो जाएंगे हम नहीं बता सकते इसका टोटल ऑर्डर कितना है। तो एक दफा कवर हो चुका है, एक दफा ये ओरिजिनल शेप में आ चुका है, तो आपने ये चीज याद रख लेनी है कि अभी एक जो हमने काउंट कर लिया है। अब आप 120 डिग्री से आगे इसको रोटेट करना शुरू करें तो देखिए डिफरेंट एंगल्स के लिहाज से मैं इसको रोटेट करता जा रहा हूं। तो अगर अब आके आप देखें तो ये वापस अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, उसी ओरिजिनल शेप जैसा दिख रहा है जैसा ये रोटेशन से पहले मौजूद था, जिस पे एंगल कितना बन रहा है 240 डिग्री पर। तो अभी तक 360 डिग्री की रोटेशन करने के दौरान आप देख सकते हैं 2 दफा ये ट्राइंगल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आया, ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिखा है जैसा ये पहले था। अभी 360 पूरे नहीं हुए तो आपने रोटेशन को कंटिन्यू रखना है जब तक के 360 पूरे नहीं हो जाते। तो अब आप देखें जब मैं पूरी 360 डिग्री की रोटेशन कंप्लीट करूंगा तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस आ गया, ओरिजिनल जैसा ही दिख रहा है जैसा रोटेशन से पहले था। तो इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान, 1 कंप्लीट टर्न के दौरान, या आप कह लें 360 डिग्री की रोटेशन के दौरान ये 3 दफा एक जैसा दिखा है। तो जितनी दफा ये दिखा होता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3। तो कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो स्टेटमेंट में यही कहा गया था कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो होता है वो 3 ही होता है। तो ये बात हमने यहां पे वेरीफाई भी कर ली कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब हम जस्ट क्या करेंगे, हम उस स्टेटमेंट के आगे लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो आइए उस स्टेटमेंट को वहां पर लिख देते हैं। अब हम अपने सी पार्ट का आंसर लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि हमने चीज वेरीफाई कर ली है कि वाकई में अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उसका जो ऑर्डर होता है रोटेशनल सिमेट्री का वो 3 ही होता है। और ये बात मैंने आपको एनिमेशन के जरिए समझा भी दी है। तो यहां पर हमारा सी पार्ट फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं डी पार्ट को। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है इफ अ ट्राइंगल हैज 2 इक्वल साइड्स देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स हो जो कि इक्वल लेंथ की हो तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और मैं आपको ये बात यहीं पे समझा चुका हूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता ही वो ट्राइंगल है जिसकी कोई सी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल हो। तो इसका मतलब जो डी पार्ट के अंदर स्टेटमेंट ये लिखी हुई है ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो आप इसके आगे भी ट्रू लिख देंगे। आगे आप ई पार्ट में देखें, यहां पे लिखा हुआ है इफ अ ट्राइंगल हैज 2 इक्वल साइड्स देन इट हैज 2 इक्वल एंगल्स। अब ये बात समझने वाली है। वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, क्या उसके कोई 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं कि नहीं होते। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स तो इक्वल होती ही होती हैं, इसके अलावा इसके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। बेस एंगल कौन से होते हैं, जो यहां पर बन रहे हो, जैसे एक एंगल ये और एक एंगल ये।
तो ये भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं। और जनरली ये बात भी ट्रू होती है कि अगर आपके पास कोई दो साइड्स की लेंथ एक जैसी हो तो उन साइड्स के ऑपोजिट बनने वाले एंगल हमेशा एक जैसे होते हैं। जैसे अगर ये दो साइड्स की लेंथ एक जैसी है तो इस साइड के ऑपोजिट मिसाल के तौर पर ये वाला बनने वाला एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला बनने वाला एंगल हमेशा इक्वल ही होता है। ये जनरल प्रॉपर्टी भी है। तो इसका मतलब वाकई में ये बात ट्रू है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी वो वैसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इसके अलावा आप इनको यूं भी कह सकते हैं वैसे भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो ऑपोजिट एंगल इक्वल आते हैं, यानी दोनों एंगल्स इक्वल आते हैं। तो दो एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे ऐसे सिनेरियो में। तो इसका मतलब जो ई पार्ट में आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है ये भी क्या है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। आगे चलें, अब लिखा हुआ है इफ अ ट्राइंगल हैज टू इक्वल एंगल्स देन इट हैज टू इक्वल साइड्स। अब देखिए ये उसी बात को एक तरह का उन्होंने चेंज कर दिया है, आप कह लें कन्वर्स बना दिया, उसका उल्टा कर दिया है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो लाजमी बात है उसके दो एंगल्स इक्वल होंगे। और इसी तरह ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो तभी इक्वल हुए होंगे कि जब दो साइड्स जो है उसके अंदर इक्वल आई होंगी। तो तभी मैं आपको ये बात बता रहा था कि अगर दो साइड्स इक्वल आ जाए तो ऑपोजिट उनके जो उन साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाते हैं। तो अगर यहां पर किसी दो एंगल्स को इक्वल कहा जा रहा है तो ये बात ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई कि वाकई में उन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। और ऐसा ट्राइंगल कौन सा होता है, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होता है। तो इसका मतलब एफ वाली स्टेटमेंट भी जो है वो भी क्या है, आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब आगे चलते हैं, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर जी को। तो पार्ट नंबर जी में स्टेटमेंट लिखी हुई है अ सर्कल हैज नो रोटेशनल सिमेट्री। तो आपको कहा जा रहा है कि एक सर्कल के अंदर कोई भी रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं होती। अब इस स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए आपको रोटेशनल सिमेट्री को समझना है, जो मैं सी पार्ट में आपको समझा चुका हूं। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है आप किसी भी शेप को अगर रोटेट करना शुरू करें और कुछ रोटेशन करने के बाद आपको पता चले कि ये शेप फिर से वही शेप बन गई है जैसे ये पहले रोटेशन से पहले मौजूद थी, तो आप कहेंगे कि इस शेप में रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। और आपने कब तक रोटेट करना होता है, आपने असल में पूरी एक रोटेशन जिसको हम 360 डिग्री बोलते हैं वो कवर करनी होती है। तो 360 डिग्री रोटेशन कवर करने के दौरान वो जितनी दफा सेम बन रही होती है वो शेप, आप बोल रहे होते हैं कि ये उसका ऑर्डर है। और जितनी दफा वो सेम बन रही होती है उससे ये चीज भी क्लियर हो रही होती है कि इस शेप के अंदर रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। अगर वो सेम ना बन रही होगी और 360 डिग्री पूरे कवर हो गए वो सेम नहीं बनी तो हम कहेंगे इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो अगर हम सर्कल की बात कर लें तो यहां पर अगर मिसाल के तौर पर मैं सर्कल बना रहा हूं और आप इस सर्कल को अराउंड इट सेंटर, अराउंड इट 6 पॉइंट जो रोटेट करना शुरू करें तो आप देख सकते हैं सर्कल को मैं कितने ही एंगल्स यहां पर रोटेट करूं तो सर्कल ने सर्कल ही रहना है। ऐसा ही होगा कि अगर आप इसको मिसाल के तौर पे 10 डिग्री भी रोटेट करते हैं तब भी सर्कल रहेगा, 180 डिग्री रोटेट करते हैं तब भी सर्कल रहेगा। इसका मतलब सर्कल तो एक ऐसी आपके पास शेप हुई जिसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है, क्योंकि इसको थोड़ा सा भी रोटेट करें तो तब भी ये बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसा ये मौजूद था रोटेशन से पहले। तो इसका मतलब सर्कल में रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। अब इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका इन्फिनिट है, क्योंकि आप ये नहीं इसमें तयन कर सकते, ये नहीं बता सकते कि भाई कितनी दफा सेम बना है, क्योंकि आप 1 डिग्री या 1 से छोटे सी माइनर डिग्री भी इसको रोटेट करते हैं तब भी सर्कल सर्कल रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं सर्कल का जो ऑर्डर है रोटेशनल सिमेट्री का वो इन्फिनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्कल में रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सर्कल में तो रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं, ये गलत बात है, ये फॉल्स है। तो इसलिए आप इसके आगे लिख देंगे कि ये क्या है, आपके पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हो गया इसका जी पार्ट। अब हम एच पार्ट को रीड करते हैं। तो एच पार्ट में लिखा हुआ है एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर एन। अब अगेन रोटेशनल सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले आप ये समझिए रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें तमाम साइड्स की लेंथ भी एक जैसी हो और उसके अंदर बनने वाले तमाम एंगल्स भी एक जैसे हो, इक्वल हो, ऐसे पॉलीगॉन को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो आपसे यह कहा जा रहा है कि अगर कोई एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हो, एन का मतलब कितनी भी साइड हो सकती हैं, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो, तो जनरली उसको कह दिया गया एन साइडेड। तो कोई भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसके अंदर हमेशा रोटेशनल सिमेट्री जो होती है वो ऑर्डर एन की होती है। ऑर्डर एन का मतलब जितने उस पॉलीगॉन की साइड्स होंगी उतने ही ऑर्डर की उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री मिलेगी। तो आइए इस चीज को एनिमेशन स्क्रीन से विजुलाइज करते हैं ताकि आपको चीज समझ आए कि वाकई में स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डिफरेंट जो पॉलीगॉन्स हैं वो बने हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये समझेंगे कि पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलीगॉन कहते हैं किसको हम। तो पॉलीगॉन हम एक ऐसी प्लेन फिगर को बोलते हैं जिसमें कम से कम 3 साइड्स आपको दिखे। 3 से ज्यादा हो सकती हैं, वो भी तमाम के तमाम फिगर्स जो है पॉलीगॉन ही कहलाएंगी, लेकिन कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए उस फिगर में, तभी आप उसको पॉलीगॉन कहेंगे। और इन्हीं साइड्स को हम कभी कभार एजेस भी बोलते हैं। तो आप पॉलीगॉन की डेफिनेशन को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी प्लेन फिगर जिसमें कम से कम 3 स्ट्रेट एजेस नजर आए, या आप कह लें 3 स्ट्रेट साइड्स नजर आए,
ऐसी फिगर्स को हम पॉलीगॉन बोल रहे होते हैं। 3 से ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती हैं एजेस या साइड्स, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो पॉलीगॉन नहीं होगा। तो अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? तो रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसे पॉलीगॉन को बोलते हैं जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ भी एक जैसी हो और उसके अंदर बनने वाले एंगल्स भी एक जैसे हो, उन्हीं को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे आप देखें, जो सबसे पहला पॉलीगॉन है वो एक ट्राइंगल है, और ये कौन सा ट्राइंगल है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो भी एक जैसी है और इसके अंदर बनने वाले एंगल भी एक जैसे हैं। दूसरा पॉलीगॉन देखें तो वो एक स्क्वायर है, और आप जानती हैं स्क्वायर की भी तमाम साइड्स की जो लेंथ होती है वो भी एक जैसी होती है और अंदर बनने वाले तमाम के तमाम एंगल्स जो कॉर्नर से बन रहे होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। तीसरा पॉलीगॉन आप देखिए, इसको हम पेंटागॉन बोलते हैं। पेंटागॉन क्यों बोलते हैं? जिसकी ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड्स हो। तो आप देखिए इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, और ये 5 साइड्स जो मैंने यहां पर बनाई हुई हैं इस पेंटागॉन के अंदर, वो भी एक जैसी लेंथ की हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर जो एंगल्स हैं वो भी एक जैसे होंगे। तो ये भी बेसिकली एक ऐसा पॉलीगॉन ही मैंने आपके लिए बनाया हुआ है जो कि रेगुलर पॉलीगॉन है। इसकी साइड्स की लेंथ और एंगल्स जो अंदर हैं वो एंगल्स आपस में इक्वल हैं और साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है। इस तरह जो लास्ट पॉलीगॉन है इसका नाम हेक्सागॉन होता है, क्योंकि इसके अंदर 6 साइड्स होती हैं। 6 साइड्स वाले पॉलीगॉन को हेक्सागॉन, 5 साइड्स वाले पॉलीगॉन को हम पेंटागॉन बोलते हैं। तो अगर आप देखें ये लास्ट वाला पॉलीगॉन ये हेक्सागॉन है, तो इसमें 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसलिए हम इसको हेक्सागॉन कह रहे हैं, क्योंकि 6 साइड्स हैं और यहां पे भी 6 की 6 साइड्स इक्वल लेंथ में हैं और इसके अंदर बनने वाले एंगल्स भी इक्वल हैं। तो अगर पॉलीगॉन के अंदर बनने वाले एंगल्स एक जैसे ना हो या उसकी साइड्स एक जैसी ना हो, तो तब आप उसको रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। तो अभी जो स्क्रीन पे आपको पॉलीगॉन नजर आ रहे हैं तमाम के तमाम रेगुलर पॉलीगॉन ही है, जिनकी साइड्स की लेंथ भी एक जैसी है और एंगल्स भी जो है वो भी एक जैसे हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या लिखा था? हमारे स्टेटमेंट में ये लिखा था कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसका जो ऑर्डर होता है रोटेशनल सिमेट्री का, वो उसकी नंबर ऑफ साइड्स के मुताबिक होता है, यानी नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होता है। जिस तरह आप देखें जो पहला पॉलीगॉन यहां पर बना हुआ है वो एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स हैं? वो हैं 3। तो उस स्टेटमेंट के मुताबिक जितनी इसकी साइड्स होंगी उतना इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होना चाहिए। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या इस ट्राइंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है, क्योंकि इसके अंदर 3 साइड्स हैं, या नहीं। और ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 3 आने का मतलब है कि मैं इसको 360 डिग्री की रोटेशन जो है करना स्टार्ट करूंगा, 360 डिग्री की टोटल रोटेशन करूंगा, और इस 360 डिग्री रोटेशन के दौरान ये 3 दफा वापस इसी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहिए, इसी ओरिजिनल शेप में दिखना चाहिए जैसा कि ये अभी रोटेशन से पहले मौजूद है। अगर ये 3 दफा ऐसा ही दिखा रोटेट करते वक्त, यानी 3 दफा ये सेम दिखा 360 डिग्री रोटेशन के दौरान, तो आप कहेंगे इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 3 है, यानी इसके साइड्स के बराबर है जैसा आपको स्टेटमेंट में कहा गया है। और यही चीजें हमने बाकियों के लिए भी ट्रू करनी है कि स्क्वायर के लिए ऑर्डर जो है 4 होना चाहिए रोटेशनल सिमेट्री का, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। पेंटागॉन के लिए इसका ऑर्डर 5 होना चाहिए क्योंकि इसकी 5 साइड्स हैं, और हेक्सागॉन के लिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6 होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर 6 साइड्स हैं। तो आइए अब हम रोटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना है। मैं पहले ट्राइंगल से स्टार्ट करने लगा हूं। तो देखें मैं इस ट्राइंगल को रोटेट करना स्टार्ट करता हूं, तो देखें अभी तक ये सेम नहीं बना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आया। तो अब जाकर आप देखें यहां पर आकर 120 डिग्री जब आपने कवर किए हैं एंगल के तौर पे, तो ये ट्राइंगल वापस अपनी उसी शेप में आ गया, उसी पोजीशन में आ गया जिसमें रोटेशन से पहले मौजूद था। तो अभी ये एक दफा अपनी ओरिजिनल शेप में आया है, क्योंकि टोटल रोटेशन 360 करनी होती है और जब तक 360 डिग्री रोटेशन पूरी नहीं हो जाती हम इसका ऑर्डर नहीं बता पाते। तो अभी ये एक दफा सेम आया है, तो अभी आप इसका ऑर्डर 1 काउंट कर लें। अब आगे इससे आगे रोटेशन स्टार्ट करें, तो देखिए मैं इसको रोटेट करता जा रहा हूं, तो अब देखें ये दूसरी दफा फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। अभी भी 360 डिग्री कवर नहीं हुए, तो करते जाएं जब तक 360 डिग्री कवर नहीं हो जाता। तो अब देखें 360 डिग्री कवर हो गया, तो तीसरी दफा ये वापस आ गया। इसका मतलब यहां पर ये बात ट्रू हो गई कि अगर आपके पास कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसकी जितनी साइड्स होती हैं उतने उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। तो देखिए इसकी ट्रायंगल की 3 साइड्स थी, तो ये कितनी दफा सेम आया 360 डिग्री रोटेशन के दौरान? 3 दफा सेम आया। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है? 3 है। अब इस तरह आप स्क्वायर को चेक करें, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि इसको 4 दफा सेम बनना चाहिए 360 डिग्री की रोटेशन के दौरान। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं, तो देखिए अगर मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूं, अभी तक ये सेम नहीं बना, अब जाकर सेम बना, यानी पहली दफा ये सेम आ गया। अभी रोटेशन हमने करते रहना है क्योंकि 360 डिग्री कवर करना है। अब मैं इसको फिर स्टार्ट करूं, इस तरह रोटेट करता जा रहा हूं, देखें अब जाकर ये फिर से यहां पर करके आप फिर से 180 डिग्री पर ये फिर से सेम बन गया, यानी 2 दफा सेम हो गया। अब फिर रोटेट करता रहूं, तो ये आप देखें तीसरी दफा सेम बन गया, और अब इसी तरह रोटेट करता रहूं, तो जब 360 डिग्री पूरा होगा ये चौथी दफा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है 360 डिग्री रोटेशन के दौरान 4 दफा अपनी ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल पोजीशन में वापस आया, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना बना? 4। तो इसका मतलब इसकी साइड भी 4 थी, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी जो है 4 ही आया। और यही केस आप देखिए पेंटागॉन में भी होगा। इसकी अगर मैं यहां पर इसको भी रोटेट करना शुरू करूं, ये भी मैं रोटेट कर रहा हूं, अभी तक ये सेम नहीं आया, अब जाकर देखें ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में सेम आया। तो ये पहली दफा हो गया। इस तरह आप करें, आगे करते जाएं,
ये देखें ये दूसरी दफ़ा हो गया। अब फिर आगे करते जाएं, रोटेट करते जाएं, ये तीसरी दफ़ा हो गया, रोटेट करते जाएं, तो ये देखें ये चौथी दफ़ा हो गया और रोटेट करते जाएं तो 360 जैसे पूरे हो गए, पांचवी दफ़ा हो गया। तो देखें इस रेगुलर पॉलीगॉन की 5 ही साइड थी, तो इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री भी क्या है 5, यानी 5 दफ़ा 360 डिग्री रोटेशन के दौरान ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में वापस आया, ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिखा है। यही काम आप हेक्सागोन के लिए भी देख लें जल्दी से। तो आप देखिए मैं इसको रोटेट करना शुरू करता हूँ, ये एक दफ़ा यहाँ पर सेम आया और फिर दोबारा देखें ये सेम आया, 2 दफ़ा हो गया, यहाँ पर ये 3 दफ़ा सेम आ चुका है। अब आप देखें 4 दफ़ा सेम आ चुका है। अब आप देखें 5 दफ़ा सेम आ चुका है और अब फिर 360 जैसे पूरे करेंगे, ये छठी दफ़ा सेम आया। यानी इधर भी ऐसा ही हुआ कि हेक्सागोन में 6 ही साइड्स होती हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 6 ही आ रहा है, यानी 360 डिग्री रोटेशन के दौरान ये 6 दफ़ा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में वापस आया। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो यही थी कि अगर कोई एन साइडेड पॉलीगॉन हो, एन साइडेड का मतलब उसकी कितनी भी साइड्स हो लेकिन वो रेगुलर पॉलीगॉन हो, यानी ऐसा पॉलीगॉन हो उसकी तमाम साइड्स और उसके इंटीरियर एंगल्स की लेंथ जो है, इंटीरियर एंगल्स जो है वो एक जैसे होने चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर जितनी उसकी साइड्स होंगी उस पॉलीगॉन की, उतना ही उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होना चाहिए। तो आपने यहां पर देखा भी इन तमाम रेगुलर पॉलीगॉन्स के साथ ऐसा ही है, जितनी इनकी साइड्स हैं उतने ही इनका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। तो इसका मतलब आप उस स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे, ट्रू। तो आइए उस स्टेटमेंट को हम ट्रू कोट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको एच वाली स्टेटमेंट क्लियरली समझा दी है, तो अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ट्रू। तो आप यहां पे क्या मेंशन कर देंगे कि एच वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर आई को। तो पार्ट नंबर आई में लिखा हुआ है अ स्केलीन ट्राइंगल हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो आपको कहा जा रहा है कि जो आपके पास ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल होता है, उसके अंदर 2 लाइंस होती हैं सिमेट्री की। अब स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड्स की लेंथ एक जैसी ना हो, इक्वल ना हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल। और लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन को बोलते हैं कि जो किसी भी शेप को 2 एक जैसे इक्वल हाफ्स में आप कह लें डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप देखें यहां पर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, लेट्स से ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तमाम साइड्स की लेंथ क्या है, एक जैसी है। तो अगर मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो आप नोटिस करें इस ट्राइंगल के 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, ये 2 आप कह लें इसके इक्वल जो है हिस्से बन जाएंगे, एक हिस्सा यहां पर, एक हिस्सा यहां पर। तो ये जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से अगर मैं एक लाइन यहां पर से ड्रॉ करूं जो इस वाले वर्टेक्स से इस बार गुजरे, तो अब भी इसके 2 एक जैसे हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा ये सारा और एक हिस्सा ये ऊपर वाला, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। इस तरह अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और लाइन इस तरह ड्रॉ कर लूं, थर्ड लाइन, तो देखें अभी भी इसके 2 इक्वल हो जाएंगे। अब ये हिस्सा एक यहां पर होगा और एक हिस्सा यहां पर होगा। इसका मतलब अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल हो उसमें 3 लाइंस ऐसी बनाई जा सकती हैं जो कि उस फिगर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे। तो वो आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई स्केलियन ट्राइंगल होता, यानी ऐसा ट्राइंगल होता जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी ना हो, तो क्या उसके अंदर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी या नहीं होंगी। तो आइए इसको फिगर के जरिए देख लेते हैं। तो अब आप सामने देख सकते हैं यहां पे 3 तरह के ट्राइंगल्स बने हुए हैं। पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो भी आपको मैंने समझाया, इसकी तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है। तो चाहे आप कोई सी भी यहां पे इन तीनों में से लाइन को कंसीडर कर लें, जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस ट्राइंगल में जो किसी इसके एक वर्टेक्स से यानी इस कॉर्नर से गुजर रही होती है, तो हमेशा इस ट्राइंगल के 2 इक्वल हिस्से हो जाते हैं, दोनों साइड्स एक जैसी हो जाती है। जैसे अगर इस लाइन को देखें, इसके दोनों तरफ भी एक जैसा हिस्सा है, इस लाइन को देखें तो इसके लिहाज से इधर और इधर भी एक जैसा हिस्सा है, और इस लाइन को देखें तो इसके लिहाज से इधर और इधर भी एक जैसा हिस्सा है। तो इसका मतलब 3 लाइंस ऐसी मिल रही हैं जो कि इस फिगर को इक्वली डिवाइड कर देती है जब भी ड्रॉ करी जाती है। तो इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 3। इस तरह आइसोसेलेस ट्राइंगल में देखें तो जस्ट ये एक लाइन मिलती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इसके अलावा आप इसको इस तरह कट करना चाहेंगे मिसाल के तौर पे, तो आप देखेंगे कि इधर हिस्सा ज्यादा आ रहा है, उधर कम आ रहा है। तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में जस्ट एक ही लाइन ऐसी ड्रॉ करी जा सकती है जो इस शेप को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें। अब ये आ गया स्केलियन ट्राइंगल। तो स्केलियन ट्राइंगल में तो ना कोई साइड्स इक्वल होती है ना कोई एंगल, तो आप चाहे यहां पर कोई सी भी लाइन ड्रॉ करके देख लें, इसके कभी भी इक्वल हाफ्स नहीं हो पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ करूं, तो आप खुद से नोटिस करें कि जो यहां पर हिस्सा है वो ज्यादा है और यहां पर कम है, तो एक जैसा आप कह लें रेप्लिका नहीं बना, इक्वल हाफ्स नहीं बने। इसके अलावा अगर आप यहां से इस तरह लाइन ड्रॉ कर लें तब भी मुमकिन नहीं है, तो यहां पे हिस्सा बहुत छोटा बनता है, यहां पे कम बनता है। और इसके अलावा आप कोई भी चूज कर लें, ये वाली चूज कर लें, कोई भी लाइन चूज करें, तो इसके इक्वल हाफ्स नहीं हो सकते। तो इसका मतलब स्केलियन ट्राइंगल में तो एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होती। तो इसलिए हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 1 होती है, और स्केलियन ट्राइंगल जिसकी कोई साइड्स इक्वल ना हो, कोई एंगल इक्वल ना हो, उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होती। तो अगर अब हम चलें वापस अपनी स्टेटमेंट की तरफ, तो स्टेटमेंट में कहा गया था कि स्केलियन ट्राइंगल की तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये बात फॉल्स है, स्केलियन ट्राइंगल के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो इसलिए आप इसके आगे लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये है फॉल्स।
तो ये हो गया आपका आई पार्ट। अब हम करते हैं जे पार्ट को। तो जे पार्ट में लिखा हुआ है एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो कह रहे हैं कि जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है उसके अंदर दो पेयर्स मिलते हैं आपको इक्वल साइड्स के। अब इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते किसको है, तभी आप इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्या वाकई में उसमें टू पेयर्स होते हैं इक्वल साइड्स के कि नहीं। तो आइए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बना हुआ नजर आ रहा है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। तो बिल्कुल टॉप पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहां पे लिखा हुआ है एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम is a trapezium in which the non-parallel sides are equal in measure। तो आपको कहा जा रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसमें वो वाली साइड्स जो कि पैरेलल ना हो उनको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स, वो इक्वल होती हैं मेजर में, यानी उनकी लेंथ एक जैसी होती है। पहले तो आप ये समझ लें पैरेलल साइड्स किसको बोलते हैं, ऐसी साइड जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें। जैसे अगर आप देखें ये ट्रेपीजियम बना हुआ है तो इसके अंदर ये ए बी और डी सी वाली जो साइड है, ये जो एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स भी बनती है, ये पैरेलल साइड्स हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, चाहे आप इनको इन्हीं की डायरेक्शन में एक्सटेंड भी करते रहें। तो नॉन पैरेलल साइड्स क्या होंगी इनके अलावा, तो ए बी और डी सी के अलावा कौन सी साइड्स बचती हैं, एक ए डी और एक बी सी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइपीजियम एक ऐसा ट्राइपीजियम होता है कि जिसके अंदर जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, जैसे हमारे केस में ए डी और बी सी है, इनकी लेंथ एक जैसी होती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइपीजियम आ जाए जिसमें एक पेयर मौजूद हो पैरेलल साइड्स का और उन पैरेलल साइड्स के अलावा जो दो साइड्स बचती हो जिनको हम नॉन पैरेलल साइड्स बोलते हैं, उनकी लेंथ एक जैसी हो, यानी जितनी लेंथ एडी की बनती है उतनी ही लेंथ बीसी की बने, तो आप कहेंगे ऐसा ट्रेपीजियम कहलाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो यहां से एक बात क्लियर होगी कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर आपको मिलता है ऐसी साइड्स का जो कि इक्वल होता है लेंथ में, दो नहीं मिलते। जबकि स्टेटमेंट में कहा गया था कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसमें आपको दो पेयर मिल रहे होते हैं इक्वल लेंथ के, इक्वल मेजर के। तो यहां पर तो आपने देखा जस्ट एक ही पेयर मिला, एक एडी और बीसी मिलाकर एक पेयर पूरा बनता है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई थी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आइए वहां पर अब हम फॉल्स लिख देते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी लास्ट वाली, अब आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर मिलता है इक्वल साइड्स का, दो नहीं मिलते। अभी मैंने आपको समझा दिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की डेफिनेशन। तो यहां पर ये तमाम पार्ट्स जो है खत्म हुए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इन तमाम स्टेटमेंट्स को आपको डिटेल में समझाऊं। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।